पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात बद से बदतर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। और अब बात की जाए हाल ही के बीते हुए इस साल में या पिछले 2 सालों में हम यूं कहें, और हो भी क्यों ना, जब आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार या आप यूं कह लीजिए वर्ल्ड सुपरस्टार आपका प्लेयर बाबर आजम हो, आपके पास दूसरा या पहला कोई सीमर पेस बॉलर हो ना, आपके जो पुराने जमाने में जो कहा जाता था कि 150 के बॉलर है हमारे पास, 140 की स्पीड वाले बॉलर है, वो आज घट के 130 पे स्पीड आ गई हो, और स्पिनर का कोई अता पता ना हो आपके पास, ना कोई सेट मिडल ऑर्डर हो, ना ही आपके पास प्लेयर आ रहे हैं, ना ही कोई ओपनिंग स्लॉट है जहाँ पे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। सो पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान को ही कि हमारी क्रिकेट के साथ ये हुआ क्या है पिछले कुछ बीते समय में। और ये ऐसा कुछ घटा है कि लोग वहां पे सर्जरी की बातें किए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। सर्जरी करने की बात की जा रही है बार बार। कोई भी परफॉर्मेंसेस बुरी आए उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करता है आजकल सीधा सर्जरी करने की। बट वो सर्जरी मुझे पता नहीं होता क्या है। सर्जरी में जहां तक सुना है कि आपको कुछ ना कुछ बदलाव लेके आना होता है, वहां पे कुछ चीजें ठीक की जाती है, आपकी कुछ नए आपके ढांचा आपको दिया जाता है वहां पे। तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। वही घूम फिर फिर के वही स्ट्रक्चर आ जाता है, वही सारी चीजें आ जाती है, वही कैप्टन वही कोचेज आ जाते हैं, वही टीम मैनेजमेंट आ जाता है, और वही फिर बोर्ड भी एक तरह से वही बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, और स्पेशली उनके टेस्ट क्रिकेट के बारे में कि क्या कुछ वहां पे घट रहा है। उसी पे बात करने के लिए मैं हूं आपके साथ अमनदीप सिंह, और आप देख रहे हैं एनसाइक्लो क्रिकेट। सो बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पहले ये होता था कि आज से 3 से 4 साल पहले ये देख लें या 2 साल पहले भी देख लें, वहां पे ऐसा होता था कि आउट ऑफ नो वेयर एक पाकिस्तान का अच्छा परफॉर्मेंस आता था, और सब लोग ये भूल जाते थे कि पाकिस्तान एक मीडियोकर टीम है। वो एक बहुत ज्यादा अच्छी टीम नहीं है। फिर वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, फिर उससे लगता था कि हाँ, पाकिस्तान में अभी भी दम है, अभी वो दमखम रखती है बड़ी टीमों को रेगुलर बेसिस पे हराने का। बट फिर वही घिसी पिटी परफॉर्मेंसेज आती थी, वही जिम्बाब्वे आयरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने थोड़ा बहुत खेल लिया, फिर एक मैच पे अच्छा कर दिया, फिर 4-5 मैचेस चले गए। वो तो रहता था इनका 2-3 साल पहले का। बट उसके बाद जो हाल हुए हैं इनके, चाहे वो घर पे हो घर से बाहर हो, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, उसका तो कोई मतलब ऐसी तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, इवन स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, उनका भी मुझे लगता है कि घर पे रिकॉर्ड पिछले 2-3 सालों में इस पाकिस्तान टीम से कहीं बेहतर होगा। और इसके जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट पूरे तबके की तरफ से, चाहे वो बोर्ड हो जाए या फिर टीम मैनेजमेंट हो जाए, कोचेज हो जाए, कैप्टन्स हो जाए, और टीम जो पूरी, जो कि सुनने में आता है बहुत बार कि ग्रुप्स में बटी हुई है। बात जरूर यूनिटी की जाती है, बट कौन सी यूनिटी वो अभी तक तो नजर नहीं आई है। और उसके अलावा चाहे आप पूरा होम लास्ट टेस्ट सीजन या इस वाला सीजन वो उठा के देख लीजिए, जिस तरह की पिचेज ये बनाते हैं, जिस तरह के बोरिंग टेस्ट मैचेस ये खेलते हैं, ना ही वहां की जनता ग्राउंड्स पे आती है, स्पेक्टेटर्स नहीं आते हैं, ना ही टीवी पे लोग देखना पसंद करते हैं फिर वो उस तरह की क्रिकेट। अगर बात टेस्ट क्रिकेट की हो तो बहुत सारी बातें की जाती है कि टेस्ट क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट को बचाने की जरूरत है। बट टू बी ऑनेस्ट, आप सब लोग भी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो पिछले कुछ समय से होता हुआ आ रहा है, तो टेस्ट क्रिकेट एक अव्वल दर्जे पे पहुंच चुका है मेरे हिसाब से। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरह के मैचेस इंडिया यहाँ पे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो जाए, वो भी रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे रेड बॉल क्रिकेट में। हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, अफगानिस्तान हो जाए। रेड बॉल क्रिकेट का फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी उस पर डाउट है। बट जो बात पाकिस्तान की जब आ जाती है कि वो एक जो टीमिड अप्रोच के साथ वो खेलते हैं, एक डर वाली स्थिति से वो कभी निकलने की मुझे लगता कि ट्राई ही नहीं करते या निकल नहीं पाते।
सो एक जो पूरा सिस्टम में ही झोल बना हुआ है, वो घूम-घूम के फिर से उनके सामने आ जाता है और वही चीज़ें उनसे बार-बार वो गलत चीज़ें करवाता है। सो ये कहानी रही है पिछले कुछ 2, 3, 4 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट की, चाहे वो होम पे खेल रहे हो टेस्ट क्रिकेट या बाहर खेल रहे हो। और स्किल सेट की बात तो अलग है ही है, वो तो बोला तो जाता कि है बट हमें कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि एट द एंड आपको आप कितनी ही चीज़ें ठीक कर लीजिए, लेकिन आपके बल्लेबाजों को बैटिंग करनी आनी चाहिए और आपके गेंदबाजों को सामने वाली टीम के बैट्समैन को आउट करना आना चाहिए। ये जो 2 स्किल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो आपके फील्डर्स हैं, वो जब फील्डिंग कर रहे हो तो उनको कैचेज़ पकड़ने आने चाहिए, बाउंड्रीज़ रोकनी आनी चाहिए, रन्स बचाने आने चाहिए। सो ये जो कलेक्टिव 3 जो फील्ड है इस गेम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे जो बेसिक्स है वो कहीं पे भी सही से करते हुए नज़र नहीं आई है ये पाकिस्तानी टीम। चाहे वो तब्दीली हो जाए बार-बार कप्तानी में, टीम मैनेजमेंट में, कोचेज़ का बार-बार बदलना, कभी विदेशी कोच लेके आना, कभी कोच और सिलेक्टर को एक ही बंदे को कोच और सिलेक्टर बना देना, कहीं पे सिलेक्टर सही नहीं है, कहीं पे कोचेज़ सही नहीं है। सो वो जो एक तालमेल आपको चाहिए होता है, फिर वो ब्लेम गेम चलता है कि ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। और ऊपर से फिर जो बड़े पैमाने पे प्लानिंग चाहिए आपको एक सिस्टम चलाने को, क्योंकि एट द एंड सारी चीज़ें प्लानिंग से ही चलती है। क्योंकि टीवी पे तो हमें वही 11, 15, 20 प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आते हैं, बट जो बिहाइंड द सीन जो काम होता होना होता है, वो शायद से लैक कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और उसका हाल ही में आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में सफ़र कर रही है पाकिस्तानी टीम टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, बाकी दोनों फॉर्मेट्स में भी कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको रिवाइव करने की, वो है उनका टेस्ट क्रिकेट, और वो भी स्पेशली होम पे। सो अगर वहाँ पे देखा जाए तो इंग्लैंड अभी 7 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज़ खेलने आ रही है पाकिस्तान में। 7 अक्टूबर से उनकी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। बट उससे पहले उन्होंने अपना एक नया वनडे टूर्नामेंट चैंपियंस कप लॉन्च किया। सारे प्लेयर्स उनमें उसमें खेल रहे हैं, सारे कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब प्लानिंग का आप तरीका ही देख लीजिए कि आपको खेलना टेस्ट क्रिकेट है, और आप प्लानिंग कर रहे हो व्हाइट बॉल क्रिकेट की, व्हाइट बॉल क्रिकेट आप खेले जा रहे हो, आप नए-नए टूर्नामेंट्स लॉन्च कर रहे हो। वहीं पे आप अगर दूसरी साइड अगर एग्जांपल देखोगे इंडियन क्रिकेट का, उनको एक टेस्ट होम सीजन की या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की प्रिपरेशन करनी थी, अपने प्लेयर्स को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार करना था। सो उन्होंने दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया, 4 टीमें बनाई वहाँ पे, सारे प्लेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे इंडियन क्रिकेट के, फ्यूचर प्लेयर्स, अभी के प्लेयर्स, सबको इन्वॉल्व किया उन सारी टीम्स में। और वहाँ पे वो फिर उनको टाइम दिया कि आप जाइए और परफॉर्म करने का देखिए। और अभी आने वाली सारी सीरीज हमारी रेड बॉल क्रिकेट की है इम्पोर्टेंट। सो वो एक प्लानिंग अलग है। और यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है जी कि मैचेस तो इनके होने हैं टेस्ट क्रिकेट के, और वो भी एक इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। अगर यहाँ पे कुछ कर जाता है तो फिर से एक फैंस में हौसला अफजाई होने की उम्मीद है। कुछ अच्छा कर जाए तो फिर से एक रिवाइवल का जो उम्मीद है वो लगाई जा सकती है, बट बजाय उसके वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलने में लगे हुए हैं। सो वो कुछ प्लानिंग समझ नहीं आती। उसके बाद आप होम टेस्ट सीरीज में ऐसी विकेट्स बनाते हो कि फ्लैट डेक्स बना लेते हो आप, उसमें फिर खुद ही फंस जाते हो सामने वाली टीम्स को फंसाने की बजाय। आपका स्ट्रेंथ क्या है वो ना ही बाहर वालों को पता है, ना ही हम लोगों को समझ आता है। वीकनेस तो हर जगह एक्सपोज हो जाती है, बट स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ है क्या, तो वो रेक्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। फिर स्ट्रेंथ आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही टीमिड अप्रोच के साथ जाओगे, सॉरी। सो टीमिड अप्रोच के साथ आप जाते हो तो फिर इसी तरह की क्रिकेट देखने को मिलती है। ओपोनेंट आप पे चढ़ के खेलता है, जो हाल इनका किया है ऑस्ट्रेलिया ने आके पाकिस्तान में, या इंग्लैंड ने आके, न्यूजीलैंड ने भी आके टाई करवा लिए मैचेस। और तो और अभी हाल ही में ये इस लास्ट सीरीज में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया इनके ही होम पे। और बाहर वैसे ही आपको सीना कंट्रीज में जाके एशियन सब कंटिनेंट टीम्स के लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है। सो एटलीस्ट आप एक ट्राई कर सकते हो अपना किला बचाने की, कि अपना किला ना भेदने दो सामने वाली टीम को। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में।
सो ऐसा कुछ कर नहीं पाई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से। सो ये ही हाल रहे हैं और हम इसी के ऊपर पिछले 4 साल के स्टैट्स उठा के बात करने वाले हैं कि कितने कप्तान बदले हैं पिछले कुछ समय से, क्या स्पिनर्स इनके आए हैं, क्योंकि स्पिनर्स का तो हाल बहुत ही बुरा है। जब आप एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो और आपके पास रेगुलर स्पिनर्स नहीं है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। सो अभी नोमान अली इतने टाइम से बाहर चल रहे थे, सडनली उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक वेटरन स्पिनर है उनके पास और कोई ऑप्शन नजर नहीं आते, उनको वापस बुलाया है अपनी स्क्वाड में। उसके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे हम। बट ये जो हालात है ये बहुत ही अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे क्या, ये तो बहुत ही खराब हालात है। ये जो पिछले कुछ सालों में 4 सालों में पाकिस्तान ने ये सीरीज खेली है, इसमें होम एंड अवे आपको सीरीज दिखाई दे रही है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आया, न्यूजीलैंड गया 2020-21 में, सीरीज हारी इन्होंने 2-0 से। उसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आया, ये लास्ट सीरीज थी जो पाकिस्तान ने जीती थी अपने होम पे, साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया, यहाँ पे 2-0 जरूर जीत के आया। ये यही होता है, इनके कुछ और बात नहीं बन रही हो तो मुझे नहीं पता ये जिम्बाब्वे के साथ इतना क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं, मेरे समझ से बाहर है थोड़ा। क्योंकि जब देखो और किसी कंट्री का टूर या करे या ना करे, या तो जिम्बाब्वे खुद चले जाते हैं या जिम्बाब्वे यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है इनके पास, यही एक नजर आता है कि जब चाहे तब वो जिम्बाब्वे से खेल सकते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज गया पाकिस्तान, 1-1 से सीरीज बराबरी पे रही। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में गया, वहां पे 2-0 से सीरीज ये जरूर जीते। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया, वहां पे 2 टेस्ट मैचेस टाई रहे, फिर एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो सीरीज भी इनको गंवानी पड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से हराया इनको। फिर पाकिस्तान श्रीलंका में गया, 1-1 से सीरीज बराबरी पे रही। उसके बाद इनका आता है सबसे बुरा दौर 2022-23 से के सीजन से। इंग्लैंड आता है पाकिस्तान में और तीनों टेस्ट मैचेस क्लीन स्वीप कर देता है, एक बहुत ही भयंकर तरीके का डोमिनेशन रहता है। जो बेसबॉल क्रिकेट है वो सबसे ज्यादा अप्लाई ब्रेंडन मैकुलम ने की ना, वो पाकिस्तान में ही आके की। सब तरह के प्लेयर्स जो उनको करना था वो उनकी अपनी बल्लेबाजी में करके गए, स्पिनर्स ने परफॉर्म किया यहाँ आके। मतलब बाहर की आके टीमें परफॉर्म करके निकल जाती है, बाहर के स्पिनर्स, इन एक्सपीरियंस स्पिनर आके कर जाते हैं और ये खड़े खड़े देखते रहते हैं, 40-45-35 का एवरेज लेके बैठे रहते हैं इनके स्पिनर्स। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास सब कॉन्टिनेंट टीम्स, आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश, आप अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, हर टीम, इवन नेपाल के पास भी 1-2 स्पिनर्स अच्छे मिल जाएंगे यार इनसे। कि इस तरह की हालत है कि एक अच्छा स्पिनर, ये एक स्पिन क्वालिटी जिसके पास बैटर हो, स्किल सेट बैटर हो, वो एक ऐसा स्पिन गेंदबाज नहीं निकाल पा रहे। और तो ये जो एक कमी पीछे से ही चलती आ रही है, मतलब आप बिहाइंड द सीन बैक स्टेज पे आप काम नहीं करोगे, यूथ लेवल पे आप काम नहीं करोगे। सो फिर सिलेक्शन में, जैसा कि सुनने में आता है, सिलेक्शन पे आप काम नहीं करोगे, क्योंकि एक राइट आय होना चाहिए फिर आपका सिलेक्शन पिक करने के लिए, प्लेयर्स को पिक करने के लिए, चाहे वो ए टीम के लिए हो जाए, आपके अंडर 19 टीम के लिए हो जाए, आपका अंडर 16 अंडर 17 टीम हो जाए, उसके बाद फिर आपका सीनियर टीम हो जाए। वहां पे सिलेक्शन के लिए एक आय चाहिए होता है, एक जो आपको प्लेयर को परखने की जो नजर चाहिए होती है, वो भी शायद तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लैक करता है। फिर न्यूजीलैंड आता है पाकिस्तान में, दोनों टेस्ट मैचेस टाई रहते हैं। इसमें भी पाकिस्तान फंस गया था ऑलमोस्ट दोनों टेस्ट मैचेस में। फिर आता है जी पाकिस्तान श्रीलंका चला जाता है, जहां पे ये दो टेस्ट मैचेस जीत के आते हैं श्रीलंका में जाके। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाता है, 3 टेस्ट मैच खेलता है, उसका तो सबको पता ही है जी फिर होना क्या है। 3-0 से वहां पे हार के आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान में आता है अभी लास्ट मंथ, और जो भी बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी बांग्लादेश ने यहाँ पे आके, दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को हरा दिए। और ये इनका कुछ सिस्टम रहा है पिछले 4 सालों से, इतनी इन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है
और इसमें आपको देखने से पता भी चल रहा होगा कि अवे जो इनका परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है होम से। मतलब आप कोई भी कंट्री उठा के देखो, कोई भी उनकी किसी भी सीज़न की क्रिकेट उठा के देखो, वो इतना तो डिफरेंस नहीं नज़र आया होगा कि आपको कि यार वो बाहर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने ही देश में आके, अपनी ही पिचेज़ पे, अपने ही लोकल ग्राउंड्स पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा-सा बहुत ही बड़ा, थोड़ा-सा क्या बहुत ही बड़ा सरप्राइज़िंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाहर फिर भी ये मैचेज़ जीते हैं, बट घर पे आके तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस इनकी खास कुछ खास क्या बहुत ही खराब रही है। सो ये जी आपका स्पेन टाइम आपको दिख रहा होगा 21 से 24 तक पाकिस्तान ने अपने होम पे 12 मैचेस खेले हैं, 12 टेस्ट मैचेस। 2 इसमें से इन्होंने जीत हासिल की है, 6 मैचेस इन्होंने हारे हैं और 4 मैचेस इन्होंने ड्रॉ किए हैं। मतलब आप देख लीजिए इसमें कि इन्होंने फ्लैट विकेट्स बनाए हैं और मोस्टली हर मैच में। ये 12 मैचेस आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं नज़र आएगा कि कुछ आपको एक-एक बॉल देखने में मज़ा आ रहा हो। मैं ये बात ज़रूर होती है कि मैच 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके आप हाँ, वो बात तो हो जाए कि पाँचों दिन बहुत अच्छी टक्कर चल रही है और मैच 5वें दिन के आखिरी सेशन में जा रहा है, तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है। उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बट प्रैक्टिकली आप सोच के देखो हर टेस्ट मैच में पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मैचेस में हो रहा है, पर हर मैच में पॉसिबल नहीं है। सो बजाय इसके कि आप 5वें पाँचों दिन लास्ट सेशन तक मैच लेके जाओ, फिर वो ड्रॉ हो जाए। फ्लैट विकेट पे आप खेल रहे हो, चौथी पारी स्टार्ट भी नहीं हुई है, 3 पारियाँ भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें से भी 2 पारी डिक्लेयर हुई है। सो ऐसे टेस्ट मैच को 5 दिन लेके जाने से अच्छा है, आप कुछ स्पाइस डालो विकेट में, चाहे वो ईदर फॉर फास्ट बॉलर और फॉर द स्पिनर्स, कि कहीं पे कुछ मदद हो, व्यूअर्स को देखने में मज़ा आए, स्पेक्टेटर्स जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, उनको बल्ले और बैट के बीच में जो बल्ले और बॉल के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, वो देखने में मज़ा आए। सो एक वो चीज़ है कि वहाँ पे चाहे आप साढ़े 3 4 दिन में मैच खत्म हो जाए, साढ़े 4 दिन में मैच खत्म हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। आप एक बहुत ही अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करो, 5 दिन चले उससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। और आपका टेस्ट मैच 4 दिन, साढ़े 4 दिन, साढ़े 3 दिन भी जा रहा है, अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, सो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जी ये इनके हाल रहे हैं पिछले 12 टेस्ट मैचेस में, 2 ही ये जीत पाए हैं और वो भी 2 टेस्ट मैच आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही लंबे टाइम पहले इन्होंने जब साउथ अफ्रीका आया था, 2-0 से वो सीरीज़ अपने नाम की थी। उसके बाद से इन्होंने अपना टेस्ट मैच कोई जीता नहीं है। वहीं अगर अवे फिक्चर्स की हम यहाँ पे बात करें, सो ये इन्होंने खेले हैं 15 टेस्ट मैचेस, 8 मैच इनमें से जीते हैं इन्होंने, 7 मैचेस हारे हैं, बाहर कोई ये ड्रॉ कर नहीं पाए क्योंकि जी बाहर फ्लैट विकेट्स नहीं मिलते। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, वेस्ट इंडीज जाओ, बांग्लादेश जाओ, श्रीलंका जाओ, सब जगह एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, कॉम्पिटिटिव पिचेस नज़र आती हैं आपको। सब एक अटैकिंग काइंड ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। अटैकिंग इन द सेंस कि जब आप बॉलिंग कर रहे हो तब भी आपके लिए कुछ है, जब आप बैटिंग कर रहे हो तब भी आपके लिए कुछ है, अगर आप सही अप्रोच के साथ जाओ, दोनों ही फील्ड में। सो वो आपको बाहर देखने को मिलता है, वहाँ पे फिर रिजल्ट्स भी आते हैं और इन्होंने जो 8 मैचेस जीते हैं, वो ज़्यादातर इनकी जीत आई है श्रीलंका, बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे में। उसके अलावा 1 टेस्ट मैच इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जीता है। सो बाहर इतनी अभी सीरीज़ हुई भी नहीं है, आगे आने वाले टाइम पे इन्होंने क्योंकि सबसे जो लास्ट वाला हम बात करें इनके लिए अभी मैं बताता चलूँ आपको कि लास्ट वाला जो डब्ल्यूटीसी साइकिल था, इससे पहले वाला अभी जो चल रहा है, इससे पिछले वाला, वहाँ पे मतलब जब तक ये पाकिस्तान का होम सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था ना, क्योंकि अवे अवे टूर्स आप देखो बहुत ही ईज़ी थे। चाहे यहाँ पे इंग्लैंड हो जाए, बांग्लादेश हो जाए या आपका श्रीलंका हो जाए। श्रीलंका अभी फिर भी कुछ अच्छा कर रही है परफ़ॉर्म। एक तरह से अच्छा गैदर अप होने का, टीम यूनिटी अच्छी हो गई है, स्पिनर्स अच्छे आ रहे हैं उनके पास। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5-2 साल पहले की। तो वहाँ पे अवे टूर्स इनके देखो ईज़ी थे। बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज़ और इनमें इन्होंने अच्छा खासा कर भी लिया था। तो वो करने के बाद ऑलमोस्ट सब लोग यही बोल रहे थे कि एक टीम तो पाकिस्तान है ही 100%। अब दूसरी टीम को देखना है कि कौन डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँचने वाली है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड,
न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सबको बोल रहे थे कि इनके लिए एक ही प्लेस है इन सब टीमों के लिए। एक स्पॉट जो है फाइनल का, वो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट श्योर एंड डन है। क्योंकि वो फिर आप इनका होम सीजन देखो, जितने भी टफ टीम्स थी ना इनकी, वो इनके ही होम पे आके खेलने वाली थी। और इन्होंने मतलब क्या किया वो, सब वो तो हिस्ट्री अब बन के रह गई है कि अब मे बी इससे बढ़िया चांस पाकिस्तान के पास शायद WTC में पहुंच फाइनल में पहुंचने का कब आए, ये तो वक्त ही बताएगा। बट वो इससे पिछले वाला बहुत ही शानदार चांस था इनके पास। इंग्लैंड इनके होम पे आना था, न्यूजीलैंड इनके होम पे आना था, ऑस्ट्रेलिया इनके होम पे आना था, इंग्लैंड इनके होम पे आना था। तो आप ये इतने सारे मतलब जो मेन मेन टीम्स हैं वो इनके होम पे आके खेलने वाली खेली। और वहां पे ये फॉरगेट अबाउट द सीरीज विन, ये एक मैच भी नहीं जीत पाए न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ये यहाँ पे एक मैच भी यहाँ से नहीं निकाल पाए इनके अगेंस्ट। सो वो इनको चुभेगा काफी लंबे टाइम तक। और वो और किसी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एक टिमिड अप्रोच जिसके साथ ये जाते हैं या जाते हुए गए हैं। तो अभी जरूर मीटिंग हुई है हाल ही में, एक दो दिन पहले बात की जा रही है कि जी अभी हम भी अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले को अभी अपने स्ट्रक्चर में अपनाएंगे। हम भी जो क्रिकेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो खेल रहा है, बेखौफ होके क्रिकेट खेलती है, वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलने का ट्राई करेंगे। सो वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा किस तरह की क्रिकेट खेलने को देखने को मिलेगी। और उम्मीद तो यही करते हैं कि वैसा ही कुछ देखने को मिले भाई। और फिर से आ जाते हैं हमारे इसी बात पे। अब आपको ये जो मैच दिखाई दे रहा है ना, आप एक बार डेट पे नजर डाल लीजिए। 4 फरवरी 2021 में ये जो टेस्ट मैच हुआ था रावलपिंडी में, जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 95 रन से हराया था। 5वें दिन तक ये टेस्ट मैच गया था। मतलब अगर 5 दिन लगाओ, 4 फरवरी को स्टार्ट हुआ तो ये मैच खत्म हुआ आपका 8 फरवरी को 2021। आज आप ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान ने अपनी होम पे एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता है। नॉट इवन सिंगल टेस्ट मैच उन्होंने नहीं जीता है अपने होम ग्राउंड पे, अपने लोकल फैंस के सपोर्ट में। जब वो देखने आए हैं इतनी सारी क्रिकेट, अब वो भी क्या करें। आ, हर मैच में वो कहीं ना कहीं निराश होके जाते हैं, फिर वो हौसला अफजाई अपनी हौसला जुटाते हैं, फिर नेक्स्ट मैच में सपोर्ट करने आते हैं, फिर उनको इसी तरह की क्रिकेट देखने को मिले। सो फैंस तो इनको सपोर्ट किया है, अच्छे तरीके से किया है। और मुझे नहीं लगता ये इतना सपोर्ट भी डिजर्व करते हैं जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है। सो ये आप लगा लीजिए इतना फेज निकल गया, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 1100 दिन से भी, या मैं बोलूँ आपके 3.5 साल कितने हो जाते हैं आप खुद ही लगा लीजिए। ये हो जाते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 1250 1250 दिन। सो इतना टाइम हो गया है, इन्होंने अपने होम पे एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता है। साउथ अफ्रीका को लास्ट ये सीरीज हराई थी 2-0 से, ये लास्ट टेस्ट मैच था। सो ये है। उसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी टीम को ग्राउंड पे लीड करना। क्योंकि जी एक फुटबॉल में चीज अलग होती है, आपको बाहर से मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, बाहर से चीजें वो कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक। और एक जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो गेम पे बना सकता है या इफेक्ट कर सकता है एक मैनेजर बाहर से, फुटबॉल में एक कोच बाहर से। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता। मे बी इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाए, क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, बाकी सपोर्ट स्टाफ, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, उनका थोड़ा बहुत हो जाए तो वो तो एक अलग चीज है। बट जो डायरेक्ट जो इफेक्ट रहता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है क्रिकेट में, वो रहता है जी आपके कैप्टन का। 99.99 भी नहीं, 100% जो डिसीजन ऑन फील्ड लेने होते हैं वो कैप्टन लेता है। और उसी पे फिर वो पूरा गेम प्ले डिपेंड करता है। सारी गेम अवेयरनेस आपके कैप्टन को रखनी होती है, गेम आपके कैप्टन को चलाना होता है, स्पेशली जब आप फील्डिंग कर रहे हो। और बैटिंग में भी आपको पता ही होगा कि मोस्टली डिसीजन कैप्टन के होते हैं कि कौन कहाँ बैटिंग ऑर्डर में जाएगा टीम सिलेक्शन में। और जब बात पाकिस्तान की आ जाए,
हाल ही के कैप्टन्स की बात आ जाए, सो वहाँ पे तो फिर आप इसमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। टीम सिलेक्शन, स्क्वाड सिलेक्शन, प्लेइंग 11, इन सब पे कैप्टन्स की बहुत ज़्यादा जो है वो मानी जाती है। और स्पेशली बात की जाए इनके कैप्टन बाबर आजम की, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 के बिना तो ग्राउंड पे उतरते ही नहीं है सर। सो वो ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है अभी, ये पिछले 5 कैप्टन है टेस्ट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के। अजहर अली रहे 2016 से 2020 के बीच में, 9 मैचेस इन्होंने कैप्टनसी की, 2 जीत हासिल की, 4 इनको हार का सामना करना पड़ा, 3 मैचेस इन्होंने ड्रॉ खेले, टाई खेले। इसके बाद सरफराज अहमद, जो मुझे लगता है पिछले कुछ समय से 5, 6, 7, 8 सालों का अगर टाइम आप उठा के देखोगे, इनके वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। सबको लगता था उस टाइम पे कि यार इससे बुरा कैप्टन नहीं हो सकता। यही बात की जाती थी कि यार इससे बुरा कैप्टन नहीं हो सकता, इससे बुरा दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन अब आप उसके बाद के रिजल्ट्स देखिए फिर, मतलब अभी तो लोग भी बोलने लग गए हैं कि यार सरफराज अहमद तो इससे कई ज़्यादा गुना बेहतर कैप्टन थे। और ये मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ उनके डिसीजन बहुत अच्छे रहते थे, जो फील्ड पे जो वो बंदा डिसीजन लेता था ऑन फील्ड, कई सही होते थे, कई गलत होते, बट वो गट्स वाले डिसीजन होते थे। और चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो जाए, रेड बॉल क्रिकेट हो जाए, और अपने रिसोर्सेज का यूज करना उनको आ, अच्छे तरीके से आता था। जितने भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो अच्छे से उनको उनको यूज करना जानते थे। सो इन्होंने कप्तानी की जी, रेड बॉल क्रिकेट में इतनी कप्तानी नहीं कर पाए जितनी की व्हाइट बॉल क्रिकेट में की। 13 टेस्ट मैचेस खेले, 4 मैचेस इन्होंने जीते, 8 मैचेस हारे और 1 मैच इन्होंने भी ड्रॉ खेला। सो रेड बॉल क्रिकेट में तो इनका जो कैप्टनसी है वो जस्टिफाई नहीं होता है। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी बोला है व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा बेटर कैप्टन थे। बट जो अभी वालों से बात की जाए उससे तो बहुत ही सही थी इनकी परफॉर्मेंस। अब बात आ जाती है, मोहम्मद रिजवान ने बीच में 2 ही टेस्ट मैच में कैप्टनसी की और दोनों टेस्ट मैचेस वो हार गए थे। उसके बाद आ जाते हैं जी इनके मेन प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सुपरस्टार, और पिछले कुछ समय से सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड रहता है, बाबर आजम। रिकॉर्ड आपको देखने को लग रहा होगा कि इन्होंने 10 टेस्ट मैच जीते हैं, बट जी आप इनमें से जो टेस्ट मैचेस आप उठा के देखोगे कि वो कहाँ जीते हैं, फिर आपको इससे पता लगेगा कि ये 10 टेस्ट मैच इन्होंने कैसे जीते हैं। मतलब इन्होंने इन टेस्ट मैचेस में से बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते हैं जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 से 8 टेस्ट मैच। उसके अलावा 2 ही टेस्ट मैच इन्होंने जीते हैं, जो वो जीते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम पे। बाकी परफॉर्मेंस आपको पता ही है, फिर बहुत बातें कर चुके हैं हम। 4 मैचेस इनके ड्रॉ रहे हैं होम पे। फिर बात आ जाती है शान मसूद की, हाल ही में कैप्टन बने हैं। टाइम दिया है, अभी की मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा था कि कौन बनेगा कैप्टन, पर ऐसे बार बार बदल के आपको घूम फिरा के वही प्लेयर्स, जब इतना एक्सपोजर आपको देना ही है तो थोड़ा लंबा दीजिए फिर, ताकि टाइम मिले प्लेयर्स को भी कैप्टन के साथ जेल इन होने में। तो शान मसूद तो अभी कैप्टन बने हैं, 5 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की है, पांचों के पांचों वो हारे हैं। सो परफॉर्मेंस तो इनकी भी कुछ खासी रही नहीं है अभी, खासी क्या कुछ भी नहीं है ये तो। 5 के पांचों टेस्ट मैच हारे हैं ये। सो ये जो 5 कैप्टन रहे हैं पिछले कुछ समय से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में, परफॉर्मेंस किसी का भी देखने लायक नहीं है। बाबर आजम का फिर भी विन परसेंटेज आपको 50% दिखा रहा है, बट इसमें से फिर आपको पता है कि ऐसे तो आप, सैम अयूब आए हैं इनके नए प्लेयर, वो भी कैप्टन बन के अगर जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड जाएंगे, सो उनका में भी 75-80% हो जाए। 100% की तो उनकी भी कोई गारंटी नहीं है भैया, इनके अगेंस्ट भी। फिर भैया जब आप एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो तो सबसे जो आपका तुरुप का इक्का जो बन जाती है ना, वो है आपकी स्पिनर्स। आपके स्पिनर्स, आपके स्क्वाड में आपके ऑलराउंडर्स जो कि स्पिन गेंदबाजी कर सके, स्पिन बॉलिंग कर सके, वो आपके बन जाते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आपकी प्लेइंग 11 में, आपकी स्क्वाड में। और ये एक सबसे बड़ा रीजन मेरी नज़रों में है पाकिस्तान के फेलियर का रेड बॉल क्रिकेट में। और जब बात की जाए होम की,
तो जी यहाँ पे आप सब कॉन्टिनेंट, एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो, और आपके पास आप जब सीरीज खेलने कोई टीम आ रही है ना, आपको, मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सच में नहीं पता होता। कल टेस्ट मैच है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा कौन सा स्पिनर है, हम किसको ट्रस्ट करें जो हमें एक पारी में 4 से 5 विकेट निकाल के दे दे, प्रेशर में गेंदबाजी कर दे, मैच में 7 8 10 विकेट निकाल के दे दे। सो ऐसा कुछ ट्रस्ट ना ही तो इनके बॉलर्स ने इनको दिखाया है, ना ही कैप्टन को मिला है अभी ऐसा कोई बॉलर। डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट से ये प्लेयर उठा के लेके आते हैं, फिर मीडिया में बात चलती है कि जी ये नहीं, ये वाला लेना चाहिए था। अच्छा जी, ठीक है। अगले सीरीज में फिर वो वाला लेके आते हैं, फिर बोलते हैं जी वो पहले वाला क्यों निकाल दिया, वो ज्यादा बढ़िया था इससे। तो फिर तो मतलब मीडिया भी कम नहीं है। ये वाला तो इससे बढ़िया परफॉर्म तो वो दे रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको लेके आओ आप। चाहे मैच 5 ही खेले हो, 5 मैचेस में 30 विकेट है। अच्छा जी, आ गया, फिर वो ले आए उसको। तो बोलते हैं जी ये तो 5 ही मैच हुए थे, इसको कैसे ले आए आप? फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, 5 ही मैचेस खेले हैं आप, मतलब इतने जल्दी आप बच्चे को कैसे झोंक सकते हो? अब वो बच्चा 35 साल का दिख रहा है, दिख रहा नहीं है, वो है ही 35 साल का। मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं 35 32 साल के, डेब्यू कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है। अरे एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? आप खिलाओ ना क्रिकेट उनको। जब खिला लेते हैं तो बोला जी इसको क्यों खिला लिया, वो 25 साल वाला लड़का था, उसको खिलाना चाहिए था। मतलब ऐसा कुछ चल रहा होता है। और सिलेक्शन कमेटी पे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इफेक्ट पड़ता होगा, वो तो अपनी मर्जी से ही डिसीजन लेते होंगे। बट कम वो भी नहीं है। फिर एक लॉन्गर रन भी दे तो किसको ले? अब आपको ये स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं, नोमान अली जिसकी मैंने अभी बात की, पिछले कुछ समय से बाहर थे, अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हाल ही में जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है उसमें नुमान अली को इन्होंने जगह दी है। 15 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, 47 विकेट लिए हैं, और एवरेज आप इनका देख लीजिए 33.53 का, 33.5 का एवरेज है। इकोनॉमी का आप बात ही मत कीजिए, मतलब क्या ही बात करोगे आप इकोनॉमी की, 3 के अराउंड तो फिर भी है। 3 के अराउंड भी आप इकोनॉमी दे रहे हो तो टेस्ट क्रिकेट में। और ये वो ऐसे बॉलर है जो बचने का बहुत बार देखते हैं, नोमान अली, आप इनकी गेंदबाजी देखेंगे, फ्लैट थोड़ा सा जाने का ट्राई करते हैं। अच्छे बॉलर हैं, 37 साल के ऊपर से ऊपर हो गए हैं ये, आ, खुद ही इनको वेटरन बोल रहे हैं। बट परफॉर्मेंस ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप 15 मैचेस में 47 विकेट्स देखोगे, पर मैच आपकी 3 विकेट है, मतलब पर पारी के हिसाब से आपकी 1 से 1.5 विकेट। ये इसके बाद फिर आ जाते हैं जी आपके अबरार अहमद। एक बार आए, 1 2 मैचेस में तो लगा जी अबरार अहमद आ गए हैं, अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्पिनर मिल गया है, मिस्ट्री स्पिनर मिल गया है। अब बल्लेबाजों का टिकना इनके सामने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, हर तरह की बॉल है इनके पास। बट भैया हैरी ब्रूक आए, सारी बॉलें मिड विकेट और साइड स्क्रीन पे नजर आ रही थी इनकी। इनको इनका टप्पा ही नहीं गिरने दिया हैरी ब्रूक ने। जब इंग्लैंड से हैरी ब्रूक आए पाकिस्तान में तो अबरार अहमद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बट वो उम्मीदें इंग्लैंड को थी कि ये हमें रन्स देगा, अच्छे खासे देगा। और हैरी ब्रूक ने भयंकर पिटाई की भैया इनकी। 7 मैचेस खेले, 39 विकेट लिए, 1 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, नो डाउट। एवरेज इनका भी वही 33.5 के इर्द गिर्द घूम रहा है। साजिद खान, ये मुझे नहीं पता भी ये फास्ट बॉलर बनना चाहते थे या स्पिनर बनना चाहते थे, बट एक्शन कुछ इस तरह का ही। बट साजिद खान की एक बात आपको बोलनी पड़ेगी, ये बंदा अग्रेसिव था। मतलब आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है टीम में कि मतलब कोई भी अगर कुछ नहीं कर रहा होता, मतलब मैंने इस बंदे की गेंदबाजी देखी, ऑस्ट्रेलिया 500 400 450 600 रन भी बोर्ड पे लगा रहा था, लेकिन बंदा ये जब भी गेंदबाजी कर रहा होता था ना, एक इंटेंट नजर आता था, एक अग्रेशन नजर आता था, वो भूख नजर आती थी खेलने वाली, विकेट लेने वाली, चाहे गेंदबाजी कैसी भी हो इनकी। एक अच्छे हट्टे तगड़े ये स्पिनर है, अच्छी फील्ड में अच्छी जान लगाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ना, मुझे साजिद खान, ये बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी लगे मुझे, मैंने इनकी जितनी भी क्रिकेट देखी। तगड़े हैं, जोशीले हैं, अग्रेशन है, और जो आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए वो है। बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 8 मैचेस में इन्होंने 25 विकेट लिए और इनका एवरेज 38 का रहा है अभी तक। और अभी तक 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने,
और 25 विकेट लिए हैं। यासिर शाह, ये एक बहुत बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर स्पिन की बात की जाए, यूएई में पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं वहाँ पे, चाहे जुल्फिकार बाबर हो जाए या फिर यासिर शाह हो जाए, वहाँ पे यासिर शाह का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी है। बट ये जो आप देख रहे हो, ये 2020 से 2022 के इनके आंकड़े हैं, उसके बाद इनको मौका ही नहीं मिला है। 6 टेस्ट मैचेस में 40 के अराउंड इनका एवरेज है, 20 विकेट लिए। इसकी वजह से ही ये बाहर हुए हैं, बाकी और कोई भी रीजन ये देते रहे। फिर आते हैं जी इनके ये जो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। बट आप ये एक बार इनकी एवरेज पे ध्यान दे लीजिए। और टीम मैनेजमेंट इनको या कैप्टन इनको खिलाते हैं जी इनकी स्पिन ऑफ स्पिन के लिए। पर एवरेज इनका है जी 54 से भी ऊपर का, मोर देन 54। और 15 विकेट इन्होंने लिए हैं, 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं। मतलब यार, एक टेस्ट मैच का एक विकेट, फिर आप उसको ऑलराउंडर तो नहीं बोल सकते। पार्ट टाइमर ही बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जाहिद महमूद, 2 मैचेस, 12 विकेट, 36 का एवरेज। ये इनका फिर भी थोड़ा सा इंप्रेसिव नजर आ रहा है रिकॉर्ड। मोहम्मद नवाज, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेफ्टी बैटर है, लेफ्टी ही बॉलर है। T20 आईज में आपको याद आ ही गए होंगे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो सामने या फिर विराट कोहली हो T20 वर्ल्ड कप के उस मैच में, हिस्टोरिकल मैच में। सो वही वाले ये मोहम्मद नवाज है। 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं इन्होंने अभी तक, 11 विकेट्स लिए हैं। और इनका एवरेज बाकी लोगों से ठीक है। आप एवरेज पे नीचे मत जाना, वरना आप और ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे यहाँ पे। और तो मोहम्मद नवाज को ज्यादा कुछ चांसेस मिले ही नहीं है, क्योंकि जो जो नीचे मैं बात कर रहा हूँ वो बाबर आजम का है। 1 विकेट उन्होंने लिया, 2 विकेट लिए हैं अभी तक, और 21 का एवरेज है। मुझे नहीं पता ये मतलब बाकी स्पिनर्स खिला ही क्यों रहे हैं फिर। बाबर आजम को ही मेन लीड स्पिनर होना चाहिए इनको, ऐसा एवरेज है इनका तो। फिर इसके बाद जो आते हैं, एक जो टेस्ट मैच इनके जफर गोहर ने खेला है, वो बहुत नाम लिया गया इस प्लेयर का। मे बी इन फ्यूचर इनको ज्यादा चांसेस मिले। विकेट कोई नहीं मिल पाया उस मैच में, पिटाई ज्यादा हो गई थी इनकी। एक टेस्ट मैच की एक ही पारी में 160 रन ऑलमोस्ट कंसीड कर दिए इन्होंने। सो उसके अलावा तो ये फिर सारे बैटर्स ही डले हुए हैं यहाँ पे। ये तो रही जी यहाँ तक इनके स्पिनर्स की बात, और इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी ली किस तरह की रही है। कोई ऐसा स्पिनर्स नजर नहीं आ रहे इनके कि 2 स्पिनर्स खिलाने की छोड़ी, इसीलिए वो नहीं खिला पाते 2 स्पिन गेंदबाज। मतलब खिलाए भी हैं उन्होंने, दोनों स्पिनर्स ने में से एक ने भी परफॉर्म करके नहीं दिया है। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फास्ट बॉलर्स जो इनके हैं, मतलब शाहिन शाह अफरीदी, आ, इतना चढ़ा दिया है इनको। मतलब साल में आधे टाइम तो फिट ही रहते, अनफिट ही रहते हैं, आधे टाइम फिट रहते हैं। उसमें से भी परफॉर्मेंस इनकी अभी तक ठीक ठाक है, मैं इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इनको। कुछ इन पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनका लीड बॉलर कौन है वो नहीं समझ आता, इनका सपोर्टिव बॉलर कौन है वो, दूसरा नया बॉलर कौन है नई गेंद से फेंकने वाला, सपोर्टिव तीसरा थर्ड बॉलर फर्स्ट चेंज वाला बॉलर कौन है, और जो चौथा पांचवा ऑप्शन है वो कौन है, वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए। और जल्दी से जल्दी कर ले तो वहां पे ये, मतलब आप देखोगे कितने सारे ये प्लेयर्स आजमा चुके हैं। शाहिन शाह अफरीदी, 25 का एवरेज इनका है, 19 टेस्ट मैचेज ही खेले। लग ऐसे रहा है शाहिन शाह अफरीदी यार 70-80 टेस्ट मैच खेल गए हो, ऐसा मतलब नाम तो ऐसे लिया जाता है। हसन अली, 15 टेस्ट मैच। कुछ यहाँ पे इनको ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीम ने कुछ अभी हाल ही में उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलने की स्टार्टिंग की है। उससे पहले तो कुछ खास ज्यादा ये रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे। ज्यादा T20 आई इस पे डिपेंडेंसी थी, ओडीआई थोड़ा बहुत खेल लेते थे। उसके बाद नसीम शाह एक ऐसे बॉलर नजर आते हैं जिन्होंने कुछ पिछले कुछ समय में इंप्रूव किया है। बट फिर वही इंजरी का भी इनको, मतलब जो प्लेयर थोड़ा सा भी ठीक कर रहा है वो इंजर्ड हो रहा है, तो फिर आपका इसके बारे में भी बात करेंगे हम, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसके बारे में। आमिर जमाल, ये एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान की फ्यूचर का प्लेयर एक अच्छा साबित हो सकता है। मतलब अभी तक इंजर्ड थे हाल ही में, अभी शायद इनकी वापसी हुई है। स्क्वाड पे देखें हम, नजर लगाएंगे अगर वहां पे हुई भी है या नहीं इनकी वापसी। पिछले कुछ समय से मे बी कुछ बैक प्रॉब्लम के लिए ये बाहर थे। अच्छे ऑलराउंडर है, लोअर डाउन द ऑर्डर में आके ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अच्छा किया था, तो उस चीज से इनको कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, और अच्छी स्पीड से ये बॉल डाल सकते हैं। अगर 150 नहीं तो 135 अराउंड के ये बॉलर आराम से है।
फ़हीम अशरफ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया था, काफ़ी ज़्यादा मौके भी दिए। बट आप इनका एवरेज देखोगे 50 से ऊपर का है, बल्लेबाज़ी ये ठीक करते थे, बट वही फ्लैट डेक्स पे, फ्लैट विकेट्स पे। उसके अलावा इन्होंने न्यूज़ीलैंड में मुझे याद आता है एक पारी अच्छी खेली थी शायद, बट इनका भी अभी कोई अता-पता नहीं है, ये भी आस-पास नहीं भटक रहे टीम के। खुर्रम शहजाद जो बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा ठीक कर रहे थे, अभी फिर से इंजरी के कारण ये भी बाहर हुए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 14 विकेट लिए हैं। फिर मोहम्मद अब्बास, ये तो बहुत पहले ही जा चुके हैं जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर तो बात ही क्या की जाए। एक अच्छे बॉलर थे, यूएई में जब भी मैचेस खेल रही थी पाकिस्तान तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे उनके लिए यहाँ पे। अब ये एक प्लेयर मोहम्मद अली, ये मतलब मुझे नहीं समझ आता यार ये किस तरह का पेस बॉलर, और किसी टीम में होता मैं एक्सेप्ट कर लेता इस चीज को। पाकिस्तान की टीम में जहाँ पे बोला जाता है कि 150 145 से नीचे के बॉलर नहीं दिखेंगे आपको, हालांकि वो भी सब फेक है। वहां पे आपका ये जो आप इनका एक्शन देख रहे हैं यार, एक बार एक्शन जो बॉलिंग एक्शन है, मतलब ये चल के आ रहा है एक क्लब क्रिकेट के बॉलर की तरह, या स्कूल क्रिकेट में मतलब तो बॉलर अगर फास्ट बॉलर भाई हाँ थोड़ा बहुत भाग लेता है चल के, बस भाग के थोड़ा-सा बॉल डाल देता है, वो ऐसे-ऐसे बॉलर देखिए। मुझे नहीं पता अब डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इनकी पाकिस्तान में। थोड़ा अच्छा ही रहा होगा तभी ये नेशनल टीम तक आए हैं। बट मुझे नहीं लगा कि ये पाकिस्तान की जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये जस्टिफाई करते हैं, या सिलेक्शन कमेटी इस सिलेक्शन को जस्टिफाई करती है। क्योंकि मैंने इनका मैच देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट, फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा। सो मुझे यार ये किसी भी एंगल से फास्ट बॉलर तो नहीं नजर आए। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट वो वाली चीज मुझे नहीं नजर आई, और आंकड़े भी कुछ खास नहीं है। 68 का एवरेज है इनके 4 टेस्ट मैचेस में, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। मोहम्मद वसीम का जी फिर 2 टेस्ट मैच, 115-16 का एवरेज। उसके अलावा एवरेज यहाँ पे किसी का खास आपको दिखाई नहीं देगा। एक आमिर जमाल ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वहां पे उनका 20 के अराउंड का एवरेज नजर आ रहा है। और आने वाले टेस्ट मैच में प्रोमिसिंग प्लेयर नजर आ रहे हैं अभी तक। आने वाले मैचेस में देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। फिर आपकी जी बात आ जाती है ओपनिंग पेयर पे, जो मतलब फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फैक्टर नजर आता है टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, आपका जो ओपनिंग पेयर है ना वो स्टेबल होना चाहिए। ज्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो तो सॉरी आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो तो भी ऐसे करो कि फिर वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके कुछ फायदा मिले उसका। सो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे उसमें, बट एक नाम आपको हर जगह ऑलमोस्ट नजर आएगा, वो है आपका अब्दुल्ला शफीक, जो कि इस बैटर ने फिर भी कुछ अच्छा करके दिया है इस टीम को। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही है इनकी थोड़ी बहुत बाकी प्लेयर से ज्यादा। पहला जो आप पेयर यहाँ पे देख रहे हो, मतलब ओपनिंग जो पेयर है उस पे ही पूरी डिपेंडेंसी आ जाती है। वहां से अगर आपको इन्होंने जब जब इनको फ्लैट विकेट्स मिली हैं इन्होंने परफॉर्म किया है, ओपनिंग पेयर ने परफॉर्म किया है इनके। बट जहां पे भी थोड़ी सी भी चैलेंजिंग कंडीशन हो, चाहे वो घर पे ही हो जाए, थोड़ी बहुत देर के लिए आपकी थोड़ा स्पिन हो रहा हो, विकेट में मॉइस्चर हो, सीम हो रहा हो, या पेस से थोड़ा बॉल निकल रहा हो विकेट पे, वहां पे फिर इनके हाथ पैर खुल जाते हैं। मतलब कांपने लग जाते हैं, फिर ये नहीं चल पाते। तो ये जो सबसे ज्यादा आजमाई हुई जोड़ी है वो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की। इमामुल हक अभी सिस्टम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, और इनका ठीक नजर आएगा आपको। 24 इनिंग्स में 1100 से ज्यादा रन बनाए, एवरेज भी काफी अच्छा है 48 से ज्यादा का। फिर आते हैं जी इनके साथ अब्दुल्ला शफीक के साथ आबिद अली को आजमाया गया, वहां पे भी इनकी एवरेज ठीक ठाक थी। 3 मैचेस के लिए इनको आ, भेजा गया अब्दुल्ला शफीक के साथ, 3 पारियों में, सॉरी तो 2 ही टेस्ट मैच हुए ये। फिर आबिद अली और इमरान भट्ट बट ये भी मतलब 3-4 साल पहले नजर आए, और उसके बाद ये भी गायब हो गए सिस्टम में। उसके बाद ये भी आसपास नजर नहीं आ रहे हैं अभी। 10 पारियां इन्होंने खेली, 5 टेस्ट मैच आप लगा लीजिए, और एवरेज 26-27 का। तो ये भी ठीक ठाक नजर आ रहा है फिर भी बाकियों से। उसके बाद शान मसूद थोड़े दिन, जो अभी हाल ही में इनके कैप्टन है, एक मैच में इन्होंने ओपनिंग की। फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ मोहम्मद रिजवान को ट्राई किया गया एक पारी के लिए। दिखा ये स्टैट्स आप, मतलब मैंने पिछले 4 साल के निकाले हैं, तो इसमें सारे ही ऑप्शन इन्होंने दिखा दिए। फिर आबिद अली और शान शान मसूद ने 4 पारियां खेली मिलके, वो तो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। और अभी जो हाल ही में इनका जो पेयर चल रहा था,
अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब का। इन्होंने तो जी बिल्कुल ही 6 पारियों में ही टोटल 15 रन बनाए हैं। सो एवरेज तो फिर आप लगा ही लीजिए। सो ये जो ओपनिंग का पेयर है ये भी बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। मिडल ऑर्डर इनका फिर भी थोड़ा सा ठीक नजर आता है, क्योंकि वहां पे आपके पास सऊद शकील है और बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सरफराज अहमद खेलते हैं तो वो भी वहां पे आ जाते हैं फिर। तो वो तो फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट नजर आता है, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की। एटलीस्ट वो तो स्टेबल है थोड़ा। रन्स तो वहां से भी कुछ ऐसे पहाड़ की तरह नहीं आ रहे हैं, बट वो फिर भी स्टेबल है। बट इनका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ओपनिंग को लेके है। जब आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता, हो सकता है 5 मैचेस से आपके 5-10 पारियों में आपके 3-4 पारियों में ना चले, बट आप पे 5 से 6-7 पारियां हैं, वहां पे आप उम्मीद करते हो एटलीस्ट की अच्छी स्टार्ट मिले। और जो आप ये लास्ट की 6 इनिंग देख रहे हो, तो मतलब आपकी पूरी 6 इनिंग में किसी भी इनिंग में आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, तो फिर पूरा जो प्रेशर है वो अपर मिडल ऑर्डर या लोअर डाउन द मिडल ऑर्डर पे आता है। फिर वो एक्सपोज होने का जो है वो ऑप्शन खुल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान की, चाहे वो सिलेक्शन का हो जाए या फिर एक परिपक्व प्लेयर नहीं लेके आ रहे हैं यहाँ पे। नेशनल टीम में बहुत जल्दी प्लेयर्स को झोंक देते हैं। सो वो रीजन तो आपको समझ आ ही रहा है कि एक जिस प्लेयर को मतलब आप लॉन्गर रन दे रहे हो, फिर वो थोड़ा सा अच्छा करने लगे, फिर दूसरे प्लेयर को लेके आते हो, फिर 2 टेस्ट मैच देख के उसको, मतलब आप जिस प्लेयर को लेके आ रहे हो तो उस पे आपको इतना तो आई थिंक ट्रस्ट बनता है कि वो जो प्लेयर है आपका, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक सर्किट में कुछ ना कुछ करके आया है। इसी वजह से आप उसको इतने ऑप्शन दे रहे हो, इतना नेशनल अपनी टीम के लिए खेलने का चांस दे रहे हो। तो वहां पे आप फिर उसको 1 2 3 मैच देने, मुझे नहीं लगता फिर वो जस्टिफाई कर रहे हो आप उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एक जो ट्रस्ट का, बिलीफ सिस्टम का जो फेलियर मुझे यहाँ पे नजर आता है कि एक प्लेयर है उसको अगर आप परफॉर्मेंसेस की बेस पे नहीं लाए हो, तो फिर वो आप ही की गलती है। फिर 1 2 टेस्ट मैच में फिर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, फिर वो आपको लगेगा कि ये प्लेयर तो यार अच्छा है ही नहीं। पर आप एक पका हुआ प्लेयर ला रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता लेके आते भी है ये, तो फिर आप उसको 5 6 7 8 टेस्ट मैचेस का चांस दो। अब ये प्लेयर अंदर जाता है पिच पे, क्रीज पे, उसको ये लग रहा होता है यार पता नहीं अगला टेस्ट मैच खेलूंगा या नहीं। तो भैया फिर वो है ना, बहुत ही कोई तगड़े लेवल का माइंडसेट का प्लेयर होगा वो तो रन बना जाएगा, बाकी नॉर्मल प्लेयर से, नॉर्मल अच्छे प्लेयर से भी रन वहां पे शायद ही बने। सो वो जो प्रेशर लेके जो यहाँ पे ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है बहुत तगड़ी। अब जो ये स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है, सर्जरी की मीटिंग हुई है, सर्जरी सर्जरी बोले जा रहे थे। अब सर्जरी क्या हुई है वो भी हम बात कर लेंगे कि कौन सी सर्जरी इन्होंने की है। पहले तो बात की जा रही थी कैप्टन बदलने की, वाइट बॉल कैप्टनसी दे दी शाहिद अफरीदी को, फिर वापस आ गई बाबर आजम के पास, रेड बॉल की चांद मसूद को दे दी, फिर परफॉर्मेंसेस नहीं आई, फिर आपने वो वापस बाबर आजम बात कर चलने लग गई कि अब इन दोनों को ही कैप्टनसी से हटाया जाएगा। बट ये मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है, मतलब कैप्टन बदल देना हर दूसरे तीसरे महीने। मतलब आपको लगता है कि ये कैप्टन आपके लिए ठीक है तो आप उस पर टिके रहिए, बाकी जो कमियां है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लेयर्स आपके निकल के नहीं आ रहे हैं, अच्छे स्किल वाले प्लेयर आपके नजर निकल के नहीं आ रहे। सो वहां पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। अब मीटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है उसमें, वो उसके बारे में भी हम कभी फ्यूचर इन फ्यूचर बात करेंगे। बट उसके बाद फिर ये स्क्वाड अनाउंस हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि 7 अक्टूबर से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। बंदे इनके सारे लगे पड़े थे वनडे कप खेलने में, चैंपियंस कप खेलने में। वहां से अब जेसन गिलेस्पी साहब ने बोला है कि जी इनको थोड़ा रेस्ट करवा दो, सीरीज में 10 11 दिन बचे हैं, वरना फिर ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट का जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो आ जाती है चीज। तो जी ये इनका स्क्वाड है यहाँ पे। अगर बात की जाए पाकिस्तान का इंग्लैंड के अगेंस्ट, शान मसूद इनके कैप्टन है, सौद शकील इनके वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक
जो थोड़ा-सा इनको मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है पाकिस्तान क्रिकेट में अभी के टाइम पे तो। फिर जो बाबर आजम आ जाते हैं इनके सबसे भरोसेमंद प्लेयर, मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं इनके विकेट कीपर बैटर, मोहम्मद हुरैरा एक यंग प्लेयर है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आए हैं ये। और फिर आ जाते हैं जी सैम अयूब। अब सैम अयूब और मोहम्मद हुरैरा के बारे में बताया जाता है थोड़ा सा अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले का इनका क्रिकेट है, नई जनरेशन के क्रिकेटर है, तो शायद से वो इस टीम को आगे लेके जा सकते हैं जिसकी इनको सख्त जरूरत है। फिर जी अपने ये वेटरन के साथ टिके हुए हैं सरफराज अहमद, इनके पुराने कैप्टन, वो भी टीम में है। फिर जो इनकी ऑलराउंडर्स और बॉलिंग पे नजर डाली जाए तो अमीर जमाल जिसकी मैं बात कर रहा था, इनकी वापसी हुई है अभी हाल ही में इस सीरीज के लिए। सलमान आगा एक और ऑफ स्पिन ऑलराउंडर, बहुत भरोसा जताया जा रहा है इन पे। बैटिंग ये ठीक ठाक कर लेते हैं, टेल के साथ बैटिंग इनको करनी आती है जो कि आपको जरूरत पड़ती है जब आप एशियन कप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो, आपके पास एक ऐसा ऐसा बैटर होना चाहिए जो टेल के साथ खेल सके। उनमें से एक ही है। फिर जी अबरार अहमद है, ले देखिए उनके पास ये एक ही स्पिन बॉलर दिखता है जो थोड़ा बहुत बाकियों से अच्छा कर सकता है, और किया भी है बाकियों से तो बेहतर इन्होंने। फिर मीर हमजा, इनके पास एक और जो लेफ्ट आर्म मीडियम का ऑप्शन है। नसीम शाह, एक जो परफॉर्मेंसेस स्टार्टिंग में इतनी नहीं रही थी, बट अभी के लिए अगर मेरे नज़र में देखा जाए तो इनके जो मेन बॉलर है, मेन वेपन है इनके फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में, वो नसीम शाह मेरे को नजर आते हैं। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखते हैं जब भी रिदम में होते हैं तो। उसके बाद नोमान अली की वापसी हुई है, स्लो सॉरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, इनकी वापसी हुई है, शायद ऑलमोस्ट 38 साल के होने वाले हैं जी। शाहिन शाह अफरीदी, जो ये इनके स्टार प्लेयर्स में आते हैं, तो ये इनका स्क्वाड है यहाँ पे। मतलब अभी तक पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा बचने के लिए 17 का स्क्वाड अनाउंस करती थी, उसमें से फिर उन्होंने 2 प्लेयर्स कम किए हैं, 15 का स्क्वाड किया है अनाउंस। अब मतलब मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे ऐसा स्पेशल कि कुछ हटके यहाँ पे, बट एक चीज इन्होंने जो थोड़ी सी ठीक की है वो सैम अयूब पे अभी भी ये भरोसा टिकाए हुए हैं। अभी ये तो नहीं पता कि अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन कौन करेगा, बट सैम अयूब के साथ टिके हैं तो उम्मीद है कि वो उसी ओपनिंग पेयर के साथ जाए इंग्लैंड की सीरीज में, और पूरा चांस दे फिर वो 3 टेस्ट में, एटलीस्ट शुरुआती 2 टेस्ट मैच। सो वो देखने वाली बात होगी। बाकी ऑलमोस्ट आपका बैटिंग लाइनअप सेम है, और जैसा कि मैंने बात भी की थी आपकी, ये 3-4 तो जो प्लेयर है वो मिडल ऑर्डर में ठीक ठाक ही है, और अगर ऊपर से इनके रन्स बनते हैं तो फिर कुछ बात बन सकती है। बट जब बात प्रेशर की आती है तो ये भी तितर बितर हो जाते हैं भैया। ये जो सारा एक्सपीरियंस है, सारे स्टार्स हैं, वर्ल्ड क्लास इनका जो लेवल है ना, वो फिर 100-150 रनों में ही सिमटता हुआ नजर आता है। उसके बाद बॉलिंग में तो, पेस में तो फिर भी ये जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वहां पे ले दे के थोड़ा ठीक ठाक इनके पास वेपन्स है, असला है। बट जो स्पिन का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो स्पिन का है। आप अबरार मोहम्मद, नोमान अली, वही सेम बॉलर्स आप लेके जा रहे हो इंग्लैंड के अगेंस्ट, भैया हैरी ब्रूक आएगा, सेम सेम अप्रोच के साथ, सेम इनका कैप्टन आएगा बेन स्टोक्स, सेम इनका कोच आएगा ब्रेंडन मैकलम। तो भैया जी अप्रोच सेम ही होने वाला है, तो बच के रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि अबरार अहमद ने इस बार बेटर प्रिपरेशन की होगी सीरीज से पहले। नोमान अली थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे, सलमान आगा, क्योंकि जी दारोमदार तो स्पिनर्स पे ही आना है ले दे के लास्ट में। आप मतलब स्विंगी कंडीशंस बनाओगे, ग्रीन विकेट्स दोगे, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, दे भी दोगे तो भैया सामने है इंग्लैंड, मतलब आप उनको फिर अपने ही घर पे खिला दोगे, सीधी सी बात तो यही रही। तो वो वाली तो चीज यहाँ पे होने वाली है नहीं। उसके अलावा बात आ जाती है फिर कैसी कंडीशंस है, थोड़ी सी फ्लैट, फिर वहां पे आपके स्पिनर्स ही प्ले में आएंगे। बहुत ज्यादा फ्लैट फिर छुट्टी। अगर पूरे ही तरीके से स्पिन ट्रैक बना देंगे तब जाके
फिर जो है वो इंग्लैंड के स्पिनर्स भी एक्टिव हो जाएँगे, उनके पास भी जो शोएब बशीर है, भैया वो तगड़ा बॉलर है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी जल्दी है बोलने में, बट ही हैज़ ऑल दैट दोज़ ट्रेट्स कि ही कैन परफॉर्म रेगुलरली एट द हायर लेवल। वो वाले फिर स्पिनर्स उनके पास भी है। सो यहाँ पे पाकिस्तान भी मेरे हिसाब से फँसा हुआ है कि किस तरह के ट्रैक्स यहाँ पे बनाए जाएँ, और क्योंकि स्ट्रेंथ इनकी, ये जो बिलीव करते हैं जी हमारी स्ट्रेंथ है बैटिंग, जो कि पहले कभी मैंने सुनी नहीं। इनकी स्ट्रेंथ हमेशा से पेस बॉलिंग और स्पिनर्स रहे हैं, बहुत पहले तक, जब इनके पास सईद अजमल होते थे या उससे पहले फिर और भी स्पिनर्स होते थे। बट अब उस टाइम पे फिर आप इनके पास मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मतलब जो ऑप्शन वो अलग ही ऑप्शंस होते थे यार। मतलब ना ही T20 में वो रन देते, ना ही ओडीआई में। इस टेस्ट क्रिकेट में भी वो मतलब ओवर सपोर्टिव ओवर कर जाते से सईद अजमल के साथ। तो वैसे वाले स्पिनर्स भी नहीं है इनके पास, तो स्पिन ट्रैक का भी इनको सोचना पड़ेगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन ट्रैक थोड़ा बहुत इनको स्पिन के फेवर में ही रखनी चाहिए चीजें, क्योंकि वहां पे उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो कि खेलते तो नहीं है स्पिन स्पिन बेहतर, बट फिर भी फिर आप क्या खेलोगे? मतलब पेस बॉलिंग आपसे नहीं खेली जाती, स्पिन आपसे नहीं खेली जाती, तो मतलब भैया ये अंडर आर्म वाली, ये वाली बॉलिंग ही चलेगी फिर तो। ये अलाउड नहीं है अभी, पहले होती थी तो फिर भी कोई चांस था कि कोई अंडर आर्म वाले बॉलर्स इनके अगेंस्ट आ जाए और ये रन बना दे। अब रन उसी विकेट पे बनाते हुए आए हैं जहां पे फिर भाई सारी टीमें 600 बनाती है, 500 बनाती है। तो ये चीज इनको अब सोचनी पड़ेगी कि कैसे ट्रैक्स बनाए जाए, और मतलब हर तरह वही है कि आगे कुआ कुआ पीछे खाई, इधर भी खाई इधर भी खाई, मतलब हर तरफ गहराई गहराई है। मतलब पिच तक रहो फ्लैट बना के, तब तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ऊपर किया, घास छोड़ा तो गए नीचे, स्पिन ट्रैक बनाया तो गए। तो बाकी सीरीज इंटरेस्टिंग होगी भैया। अगर पाकिस्तान यहाँ से अच्छा करता है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाकी अगर पिछली बार की तरह 3-0 ही हो गया काम, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है, फिर और सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सर्जरी तो इतनी ज़्यादा बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे, बट ऐसी सर्जरी तो कर ही जाएंगे मेरे हिसाब से, ये भी सर्जरी ठीक है। ऐसी सर्जरी तो फिर आप नाम लेते रहो सर्जरी सर्जरी। बाकी फिर कोचिज चेंज कर दिए जाएंगे, मैनेजमेंट चेंज कर दिया जाएगा, बाकी प्लेयर्स तो कहाँ से लाओगे आप? यही बदल सकते हो, कोचिज तो बहुत है, सिलेक्टर्स भी आप बदल सकते हो, सिलेक्शन कमिटी पूरी बदल सकते हो, बट प्लेयर्स तो आप कहाँ से लेके आओगे? प्लेयर्स तो कोचिज तो बाहर से लेके आ सकते हो, बट प्लेयर्स तो बाहर से नहीं लेके आ सकते। सो आगे चल के इन पे जी एक वीडियो और करेंगे, अब इनकी वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे पिछले 4-5 सालों में जो इनकी वाइट बॉल क्रिकेट में घटा है। बस टेस्ट क्रिकेट तक ही ये मैंने वीडियो यहाँ पे सीमित रखा, क्योंकि ज़्यादा था, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। बट एक चीज़ मैं अब भी कहना चाहूँगा कि जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी रेड बॉल क्रिकेट में। मैं रेड बॉल क्रिकेट तक ही टिका रहूंगा, बाकी चीज़ों में तो आपको पता है ही है। ये T20 इसमें भी यूएस से, जिम्बाब्वे से हारते हुए आ रहे हैं, तो बट यहाँ तक की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे उलटफेर की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब आप की सामने वाली टीम वीक है ना, तो एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन अच्छा खेल जाएगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको प्रेशर में नहीं रख पाते। तो वहां पे फिर आपको अच्छा परफॉर्म करने का, जो आप अगर अच्छी टीम हो ना, तो फिर आप अच्छा ही खेलोगे, अच्छी ही परफॉर्म करोगे। इसलिए टेस्ट क्रिकेट की मैंने बात यहाँ पे की है। सो पाकिस्तान वहीं वहां पे कहीं पे भी आ, उम्मीद के मुताबिक, उनके फैंस के या मीडिया के मुताबिक उतरता हुआ नजर नहीं आया है कहीं पे भी। और एक दो सेशन अच्छा खेलते हैं एक मैच में, बट उसके बाद ये जो आ, पूरा, जब सामने वाला अगेंस्ट द वॉल लगा हुआ हो, तो फिर यहाँ पे जो इनको चांस मिलता है वो ये कहीं ना कहीं बरी नहीं कर पाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम है। ऊपर से फिर सिलेक्शन इस तरह के हो जाते हैं कि जो प्लेयर फॉर्म में होता है कई बार वो डोमेस्टिक में ही पड़ा रहता है, जो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो आ जाता है। आज किसी की फॉर्म लगी हुई है,
उसको आप 1 साल बाद चांस दे रहे हो, तब किसी और की फॉर्म लगी हुई है। सो वो भी जो मैंने बोला ना, एक राइट आई चाहिए आपको, एक तीखी नज़र चाहिए प्लेयर्स को परखने की, कि कौन से सिस्टम में जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात आ जाती है, कि कौन सी जगह पे कौन सी प्लेयर की हमें ज़रूरत है, वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे फिर जो बाकी चीज़ें भी हो जाए इनके, जो भी मैनेजमेंट में जो हाल चलते हुए आ रहे हैं, बोर्ड में जो चलते हुए आ रहे हैं, मतलब बोर्ड का जो सिस्टम है वो भी एक स्टेबल नहीं हो पा रहा है। कभी कोई आ जाता है हायरार्की टॉप पे, कभी कोई आ जाता है, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में करेंगे, तो उन सब पे भी चर्चा करेंगे। बट रेड बॉल क्रिकेट में जो आपको सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो है आपका स्किल सेट, आपका माइंड सेट। और वो पाकिस्तान उसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लैक करता है। आपके जो एक जो पूल होता है प्लेयर्स का, वो इतना बड़ा इनके पास नहीं है। जब ये जो लाल गेंद से खेलने की जब बात आती है, टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, वहाँ पे इनका पूल छोटा रह जाता है, ऑप्शंस इनके पास कम पड़ जाते हैं, ले दे के आप कुछ भी कर लो। वही सर्किल में प्लेयर घूम रहे हैं, उसी में से एक को बाहर निकालना है, उसी में से एक को अंदर लेके आना है, तो वही चीज़ें हैं। बट अब उम्मीदें यही है कि जो करना है वो इन्हीं प्लेयर्स को करना है, और अगर कर पाएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट में अगर अच्छा करना है इनको, सो ये जो आने वाली सीरीज है इस पे भी हम जब करीब आएंगे तो चर्चा करेंगे, उसमें अच्छा करना होगा इनको। सीरीज जीत ना पाए तो एटलीस्ट 1-1 या ऐसा कुछ स्कोर हो जाए इनके फेवर में, कुछ ना कुछ चला जाए, या तो 1 ऑल सीरीज हो जाए, एक मैच टाई हो जाए, या 2-1 से ये सीरीज जीत जाए। तो ऐसा कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। और इनके जो स्टार प्लेयर्स है ना, ये जो बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनको आगे आके परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी। मतलब स्टार आप सोशल मीडिया पे ही बन के रह जाओ या फिर फील्ड पे आके परफॉर्मेंसेस दो, उसमें फिर बहुत डिफरेंस होता है। सो अगर आप ये जो स्टार पना जो है, वो जो वर्ल्ड क्लास लेवल है, वो आप ग्राउंड पे आके दिखाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट शायद से टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर सकती है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।